फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये अलमंडा का प्लांट है और बहुत सारे लोग मेरे इस प्लांट को रूट बाउंड वाले वीडियो में देख भी चुके होंगे। जो लोग रूट बाउंड वाला वीडियो ना देखे हों वो उस वीडियो को देख सकते हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रूट बाउंड वाले वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट में बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं और कलियों के साथ साथ इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। जबकि जो रूट बाउंड वाला वीडियो था उसमें इतनी कलियां और फूल नहीं बने थे। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और कुछ ही दिनों के अंतर पे देखेंगे कि इसमें बहुत सारी कलियां और फूल बन गए हैं। सो फ्रेंड, आज हम लोग इस प्लांट के कंप्लीट केयर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि हम इसके हर एक एस्पेक्ट जैसे कि सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और पेस्ट अटैक और फर्टिलाइजर, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम के ऊपर कॉमन नेम जान लेते हैं कि इसे अलमंडा के अलावा और भी किन नामों से जानते हैं। तो इसे गोल्डन ट्रम्पेट बुश के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन इसलिए क्योंकि इसके फ्लावर्स येलो हैं। ट्रम्पेट इसलिए क्योंकि इसके फूल ट्रम्पेट से काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि जो ट्रम्पेट होता है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सेम जैसा वो दिखता है वैसे ही इसके फ्लावर्स भी दिखते हैं। और बुश इसलिए क्योंकि ये काफ़ी घना है, इसलिए इसका नाम गोल्डन ट्रम्पेट बुश। और इसे गोल्डन बेल के नाम से भी जानते हैं और बटर कप फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इसे ब्राउन बड अलमंडा के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन बड अलमंडा इसलिए क्योंकि इसके जो बड हैं वो ब्राउन होते हैं और फिर इसीलिए इसे ब्राउन बड अलमंडा के नाम से जानते हैं। और इसे येलो अलमंडा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से देखें तो इसके बहुत सारे इसके कॉमन नेम हैं। और आप इसी तरीके का फ्लावर एक और प्लांट में देखेंगे जिसका नाम होता है टिकोमा। तो टिकोमा के जो फूल होते हैं वो थोड़े से उसके पेटल्स पतले होते हैं, जबकि इसके पेटल्स उसकी तुलना में थोड़ा सा मोटे होते हैं। और इसके फूल थोड़ा सा ज़्यादा खुलेंगे, जबकि उसके फूल थोड़ा से बंद होते हैं। और इसके फूलों में काफ़ी अच्छी खुशबू भी होती है और कुल मिला के इसके जो फूल हैं उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इस प्लांट के बॉटनिकल नेम के ऊपर बात करें तो इसका नाम है अलमंडा कथाटिका। तो अलमंडा इसकी स्पीसीज है और कथा स्पीसीज नहीं, अलमंडा इसका जीनस है और कथाटिका इसका स्पीसीज है। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया अलमंडा कथाटिका। ये अपोसिनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है और प्लांट ब्राज़ील से है और इसकी हाइट 3 से 6 फीट तक जा सकती है। ये एक ऑर्नामेंटल एंड पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल प्लांट का ये मतलब हो गया कि अगर आपने इसे एक बार लगाया तो ये कई सालों तक चलता रहेगा। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि कुछ ही महीनों तक चलेंगे, जैसे कि सीजनल फ्लावर्स। कुछ प्लांट होते हैं कि 1 साल चलेंगे, कुछ 2 साल, लेकिन इसकी लाइफ कई सालों तक चली रहेगी, इसलिए इसे पेरिनियल प्लांट कहते हैं। अब हम इसके लिए सॉइल के ऊपर बात करें तो इसका जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल ड्रेन जैसे कि हम अपने सभी पॉट में अपना वेल ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल का इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जितना भी कंटेनर गार्डनिंग होता है उसके लिए सॉइल वेल ड्रेन चाहिए। तो वेल ड्रेन बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सैंड, और इसके अलावा हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए इसमें हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम 30-30-20-20 के रेशियो के अनुसार हम इसका पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। 30-30-20-20 रेशियो का मतलब हो गया कि 30% सॉइल, जो भी आपके पास सॉइल हो उसका 30%, और 30% कंपोस्ट। आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, या फिर मार्केट से आप वर्मी कंपोस्ट लाते हैं, या फिर सबसे बेहतर रहता है कि घर पर बनाया हुआ कंपोस्ट हो, तो उसे आप 30% यूज़ कर सकते हैं। और 20% रिवर्सेंट। रिवर्सेंट बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्शन के दुकान पे मिल जाएगा। और 20% कोकोपीट। जो कोकोपीट होता है
जो नारियल का छिलका होता है तो उसे हम अगर रब करेंगे तो उसमें जो है मिट्टी जैसा ब्राउन जैसा कुछ निकलता है, तो वो जो होता है वो कोकोपीट होता है। तो कोकोपीट के लिए आपको जो है परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस नारियल के छिलके से आप उतना कोकोपीट जो है आपको मिल नहीं पाएगा, इसलिए आपको जो है इसे परचेस करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसे जो है एक ब्लॉक के रूप में आता है, ये उसे काफ़ी कंप्रेस किया जाता है, तो अगर ये एक ब्लॉक खरीदते हैं तो ये जो है जब पानी में डालेंगे तो ये फूल कर अपने आकार से कई गुना तक हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक बार जो है ब्लॉक खरीदिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके यूज करते रहिए। तो इसके लिए कुल सॉइल हो गया कि 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% रिवर सैंड और 20% कोकोपीट। तो कोकोपीट से मॉइस्चर हो गया और रिवर सैंड से जो है मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन भी बनेगी। और कोकोपीट का एक काम ये भी है कि जो मिट्टी की कॉम्पैक्टनेस को कम करेगा और मॉइस्चर तो होल्ड करेगा ही करेगा, मॉइस्चर को और मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने नहीं देगा, और जिसकी वजह से इसमें जो है एयर का जो फ्लो है वो भी जो है बना रहेगा, जिससे कि हमारा प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। और नर्सरी पे जब आप ये प्लांट खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको 60 से 70 रुपये में ये मिल जाए। और ख़रीदते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो न्यू ग्रोथ है उस पर जो है किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक ना हो, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे जो न्यू ग्रोथ होता है वो काफ़ी मुलायम होता है और इस पे जो है बहुत ही आसानी से पेस्ट जो है अटैक करते हैं, और इसमें जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेते हैं, जिसमें प्लांट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप जो है उसके ऊपर देखें किसी भी तरीके का पेस्ट तो नहीं दिख रहा है, और ख़ासकर पत्तियों के नीचे, क्योंकि धूप में जो है जो भी पेस्ट होते हैं वो पत्तियों के नीचे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिखते नहीं हैं। तो पत्तियों को पलट कर आप जरूर देख लें, किसी भी तरीके का कोई पेस्ट नहीं है, प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए, पत्तियाँ शाइन करनी चाहिए, तो आप ऐसे प्लांट का चयन करें। और प्लांट लाने के बाद से आप जो है तुरंत रिपोर्टिंग नहीं कीजिए, जैसा कि हम बताते हैं, इसे जो है 3-4 दिन रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट में होता है और जब आप लाएंगे तो अलग इन्वायरमेंट। तो इसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा इसको टाइम दे दीजिए 3-4 दिन, और उसके बाद से इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। तो रिपोर्टिंग के लिए हमने बता ही दिया था कि हमने जो है कि आप इसको 30-30, 20-20 रेशियो के अनुसार जो है इसका सॉइल बनाइए, और सॉइल में लगाने के बाद से आप जो है, और हाँ एक चीज़ और जो है कि जो पॉट आप सिलेक्ट कीजिएगा रूट बॉल से सिर्फ 2 ही इंच जो है बड़ा सिलेक्ट कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ओवर वाटरिंग नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ भी आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो हमेशा जो है 1 से 2 इंच बड़े पॉट का सिलेक्ट कीजिएगा। और पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एक्सेस वाटर होगा वो ड्रेनेज होल के रास्ते जो है निकल जाएगा। सीमेंट और क्ले पॉट में सिर्फ एक ड्रेनेज होल काफ़ी होता है, और लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसमें आपको 2 कम से कम ड्रेनेज होल बनाने की ज़रूरत होगी। लेकिन ड्रेनेज होल तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइल को काफ़ी वेल ड्रेन बनाएं, क्योंकि अगर हम पानी देंगे, पानी ड्रेन होके तभी जाके जो है ड्रेनेज होल से निकलेगा, लेकिन अगर सॉइल काफ़ी हार्ड होगा तो ड्रेनेज होल का कोई फ़ायदा ही नहीं। सॉइल जो है पहले ही पानी को रोक देगा और वो ड्रेन आउट जो है नहीं होने देगा। इसलिए मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है, साथ में इसका मॉइस्चर भी मेंटेन किए रहना है। प्लांट लगाने के बाद से आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिएगा, ताकि जो भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए और मिट्टी जो है आसानी से जो है बैठ जाए। और हाँ, जब आप प्लांट लगाएंगे तो मिट्टी बहुत तेज़ी से नहीं दबाएंगे, आप हल्के हल्के ही दबाएंगे, और जो भी गैप है वो पानी देने से वो मिट्टी जो है बैठ जाएगी, और ऐसे में जो है सॉइल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होने पाएगा। इसकी मिट्टी को कभी भी एकदम से ड्राई नहीं होने देना है, यानी हल्का सा मॉइस्चर हो उसी समय इसमें वाटरिंग कर देंगे, और चेक कर लेंगे कि आप इस प्लांट की मिट्टी जो है एक सूखी हो। जब सूखी रहेगी तो हल्का सा मॉइस्चर अंदर रहेगा, और उसी समय आप वाटरिंग करेंगे तो इसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और यदि ओवर वाटरिंग कर दें तो इस प्लांट में रूट रॉट की समस्या हो जाएगी, जैसे कि सभी प्लांट में होता है। तो जैसे कि अभी ये प्लांट जो है इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, हमें छूने की भी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमें कुछ दिनों तक इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी देंगे तो फिर जो है इसके रूट जो है गलने लगी, गल के ख़राब हो जाएंगे और हमारा पौधा जो है डेड हो जाएगा।
प्लांट में अगर पानी कम देंगे तो उसका जो है इफ़ेक्ट जो है आपको ऊपर जो है नज़र आएगा, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसका आमतौर पे जो है ऊपर जो है इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। वो जो है सॉइल जो रूट है वो गलने लगेंगी, और यदि पानी कम होता है तो ऐसे जो है इसके लीफ ऐसे कर्व हो जाएंगी। तो पानी देने पर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग मत कीजिए। पानी थोड़ा कम दीजिए चलेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। अब सनलाइट के ऊपर बात करें तो इसे जो है 4-5 घंटे की अगर जो है सनलाइट दे देते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट रहता है। वैसे जितना ज़्यादा देर तक इसे सनलाइट मिलता है उसके लिए इतना ही अच्छा रहता है। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट जो है मिलती हो, और कभी भी छाया जगह पे आप मत रखिए, या फिर पार्शियली शेड में आप जो है मत रखिए। और कोशिश कीजिए इसे जो है फुल सनलाइट में इसे ग्रो करें। अगर नहीं मिल पाता है तभी जाके आप इसे पार्शियल शेड में रखेंगे। पार्शियल शेड में भी जो है अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है धीमी हो जाएगी और फूल जो है उतना नहीं आएंगे। इसलिए आप इसे फुल सन में ग्रो कीजिए। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर बात करें तो इसे जो है ठंडक से आप, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो उससे जो है बचाने की ज़रूरत है। यानी अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाता है तो आपको इसे जो है इंडोर रखना पड़ेगा। इंडोर यानी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट जो है आती हो और वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत कम ना हो, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो, और इसे जो है हीट जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और ह्यूमिडिटी इसका जो है 50% से नीचे मत जाने दीजिए। वैसे ये आउटडोर प्लांट है, तो ऐसे में आप इसको बहुत सारे प्लांट्स के साथ जो है रखेंगे, जिससे जो है ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है 50+ वो पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर जो है ट्रे में रखेंगे तो इससे भी ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ट्रे में जिसमें कि हम जो है पेबल्स रख देंगे और उसमें पानी फिल कर देंगे, और उसी जो पेबल्स है उसके ऊपर गमला रख देंगे, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो पानी है वो इवेपरेट होगा और आसपास जो है नमी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा इसे कई प्लांट के साथ रखिए। तो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है 50% जो है प्लस होना चाहिए, तो ये जो है ह्यूमिडिटी का लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। अब इस प्लांट के फर्टिलाइजेशन के ऊपर बात करें तो जैसे सभी जो है फ्लावर प्लांट को 15 से 20 दिनों में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हम इसे 15-20 दिनों में एक बैलेंस फर्टिलाइज़र देंगे। अगर आप केमिकल का यूज करना चाहते हो तो आप इसे 19-19-19 जो है दे सकते हैं। यदि ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है 15-20 दिनों पे एक बार जो है एक मुट्ठी जो है दे दीजिए। और यदि ये भी अगर नहीं देना चाहते हो तो आप जो है इसमें राइस वाटर दे सकते हैं। हम अपने प्लांट में राइस वाटर का यूज करते हैं, और इसके अलावा ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, और इसके अलावा जो है एक शेल फर्टिलाइज़र और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का भी यूज करते हैं। लेकिन इन सभी फर्टिलाइज़र को हम एक साथ अप्लाई नहीं करते हैं, इसको बीच बीच में ही इसे देते रहते हैं, यानी इसमें कभी ओवर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अगर ओवर फर्टिलाइजेशन होगा तो हो सकता है प्लांट में केवल लिप्स ही लिप्स जो है नज़र आए और फूल जो है आपको कम दिखें। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं कि इस प्लांट में काफ़ी फूल है, इसकी वजह यह है कि इसे जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया गया है। अब इसके टॉक्सिटी की बात करें तो ये स्लाइटली जो है टॉक्सिक है, तो इसे पेट्स और बच्चों से दूर करना होगा। और गार्डनिंग का वर्क कर रहे हो तो भी जो है हाथों में ग्लव्स पहन लें, क्योंकि इसमें से एक मिल्की सेप निकलता है। उस सेप से जो है स्किन इरिटेशन हो सकता है, और इसकी पत्तियों को जो है कंज्यूम कर लिया जाए ज़्यादा मात्रा में तो इससे जो है वॉमिटिंग भी हो सकता है, और इससे जो है पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। अब प्रूनिंग के ऊपर बात करें तो इस प्लांट में हमने देखा है कि प्रूनिंग का बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट मिला है। यानी जिस जगह से हम पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करेंगे वहां से 2-3 जो है आपको ब्रांच मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरुआत में पिंचिंग किया था। पिंचिंग का मतलब है जब 2 पत्तियाँ निकलती हैं तो उसी समय जो है उन 2 पत्तियों को हटा देंगे, तो वहाँ से 2 से 3 जो है ब्रांच मिल जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ब्रांच है, और यहाँ भी जो है 3 ब्रांच है यहाँ भी। तो इस प्लांट पे हमने काफ़ी पिंचिंग किया है, जिसकी वजह से इसमें जो है ज़्यादा ब्रांच हैं, और यदि ज़्यादा ब्रांच होंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि फूल भी ज़्यादा ही मिलेंगे।
और इसके अलावा अगर कोई लीव्स जो है येलो हो गई हो तो उसे आप हटा दें, क्योंकि वो येलो लीव्स जो है वो बेकार में न्यूट्रिशन खींचता रहता है। और इसके अलावा कोई ब्रांच अगर जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा हो तो उसे आप कट कर सकते हैं। और कट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है स्प्रिंग में इसे कट कीजिए, यानी जब ठंडक खत्म होता है और गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट होता है, यानी मिड फरवरी के आसपास, तो उस समय इसकी प्रूनिंग कीजिए तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता है। रिपोर्टिंग के ऊपर बात करें तो इसे जो है प्रत्येक साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो प्लांट जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसे जो है कितनी सनलाइट मिल रही है, कितना ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर है, किस तरीके का फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा इसकी रिपोर्टिंग। जनरली 1 साल पे रिपोर्ट करनी पड़ती है, और यदि अगर थोड़ा सा कम धूप मिलता है या फिर फर्टिलाइज़र कम पड़ता है तो इसे जो है 2 साल में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। और अभी जो आप जो प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट जो है रूट बाउंड हो गया है। तो रूट बाउंड आप इसके पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन उस समय हमने कभी पॉट से नहीं निकाला था। तो रूट बाउंड में आप जो है जानते हैं कि यहाँ पे जो है रूट जो है बाहर आ जाएंगे और रूट जो है नीचे से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रूट जो है, जब हमने रूट बाउंड पे वीडियो बनाया था तो उस समय हमने एक थंबनेल लगाया था जिसमें कि हमने दिखाया था कि इसके रूट बॉल जो है कैसे हैं। तो अभी इसका दिखा रहे हैं, ये देखिए रूट चारों तरफ जो है रूट आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसे जो है रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, और इसे हम जो है रिपोर्ट करते समय सिर्फ 2 ही इंच बड़े पॉट का सिलेक्शन करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास 2 इंच बड़ा पॉट नहीं है, इस वजह से हम जो है इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम इसकी रिपोर्टिंग भी कर लेंगे। प्रोपगेशन की बात करें तो इसे जो है आप 4 या 5 इंच या बहुत कर सकते हैं तो 6 इंच का आप स्टेम ले लीजिए, और स्टेम को आप जो है डायगोनल कट कीजिएगा, यानी टेढ़े में आप कट कीजिएगा। और कट करने के बाद से नीचे के सारे लिप्स जो है हटा लीजिएगा। सिर्फ 2 ही 3 सेट जो है आप लिप्स का छोड़िएगा, और छोड़ने के बाद से जो नीचे वाला जो स्टेम है जहाँ से आपने कट किया उसे आप जो है रूटिंग हार्मोन में लगा दीजिए। रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप जो है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि फंगस जो है उसमें नहीं लगेगा। और इस स्टेम को आप जो है मॉइस्ट मिट्टी में लगा लीजिएगा। जैसे कि इसके लिए हमने सॉइल तैयार किया है, जैसे 30-30-20-20 रेशियो में, उसी तरह से इसके लिए सॉइल बना लीजिएगा, और इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट जो है ज़रूर रखिएगा। और जो एलोवेरा जेल है या फिर जो है रूटिंग हार्मोन है, वो जो है फंगस से बचाएगा भी। और लगाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो है अपने ग्रोइंग सीजन में हो। ग्रोइंग सीजन इसका कब है कि जब स्प्रिंग से लेके ऑटम तक, यानी ठंडी में कभी आप इसका जो है कटिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ठंडी में प्लांट जो है डोरमेंट में चला जाता है, और डोरमेंट में इसमें बहुत ही धीमे धीमे लगभग 9 के बराबर जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। और कटिंग को लगाने के बाद से आप इसे जो है ह्यूमिड और वार्म इन दोनों जगह पे रखिएगा, और कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में जो कटिंग है वो सूख जाएगा। इसीलिए इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिएगा, और आप देखेंगे कि लगभग 2 से 4 हफ्तों में जो कटिंग है उसमें रूट अच्छे से दिखने लग जाएगी, और बहुत ही जल्दी जो है प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने अलमंडा प्लांट का प्रोपगेट कर सकते हैं, और एक से बहुत सारे पौधे जो है बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस अलमंडा प्लांट का कंप्लीट केयर। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए प्लान के साथ, कोई नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।